हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक में हम कुछ और बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनके बारे में अपन पहले जान लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में कौन से प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में अपन अभी आगे चल के बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन यहाँ पर। और ये जो टॉपिक हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारे पास कौन से वाला है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का जो टॉपिक है, इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, वो होता है सिंटेक्स। दो बातें आप लोग पहले इससे पहले डिस्कस करके आए हैं कि वर्ब सेंटेंस में कैसा होगा, ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी होती है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंस में कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर आप लोगों को वर्ब देखने को मिल जाए, अगर वर्ब देखने को मिल जाए तो याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज होने वाला जो सब्जेक्ट है, जिसको आप नाउन या प्रोनाउन कह सकते हो, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं, वर्ब जो है वो हमेशा इस वाले रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार यूज होगा। अगर ये वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर यहां से हम इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं, इस रिलेटिव प्रोनाउन नाम का जो शब्द है उसको अगर हम समझें, तो याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उसमें हम लोग तीन वर्ड जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, हु, विच और दैट के बारे में, इन शब्दों को हम रिलेटिव प्रोनाउन का नाम दे देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द होता है जो अपने से पहले यूज होने वाले एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते ही क्यों हैं और कब करते हैं, ये बड़ा कंसर्न है हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं ये हम पहले जान लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग वर्ब के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से कुछ सिंपल और साधारण चीज़ों के बारे में बात करें तो फिर इतना काफ़ी है आपके लिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास में कोई व्यक्ति है, मतलब कोई पर्सन है, तो जो है वो आप लोग किसका प्रयोग कर देंगे? हु का प्रयोग करेंगे। अगर ये वाला सब्जेक्ट अगर कोई व्यक्ति है तो किसका प्रयोग करेंगे? हु का। अगर आपके पास में कोई वस्तु, जानवर या कोई अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, तो फिर हम किसका प्रयोग कर देते हैं? विच का प्रयोग कर देते हैं। और दैट नाम का जो शब्द जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस में पर्सन भी आ जाए और प्लस वस्तु या जानवर दोनों आ जाए। व्यक्ति प्लस वस्तु जानवर अगर दोनों आ जाते हैं तो ऐसे केस में हम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑल आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, ओनली आ जाए, लिटिल आ जाए, ओनली आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, या कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते होंगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, फ्यू, फ्यूअर, फीवेस्ट होता है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट होता है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है, जैसे रेड का रेडर और रेडेस्ट भी बन सकता है। तो ये सारे के सारे ईएसटी और मोस्ट से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। हमें फिलहाल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं उसके अनुसार सिर्फ इतना जानना था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगा, ये वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ब मैंने एक नहीं दो वर्ब लिखे हैं। अगर आप लोगों ने हमसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है तो हमें जनरली ऐसा हम पढ़ते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला वर्ब, सिर्फ इसे एक वर्ब के बारे में जिक्र करते हैं। पर आपको बता दें
ये सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लगाते ही तब हैं जब सेंटेंस में कोई दो फाइनाइट वर्ब दे रखी हो। देखिए, जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपको यहाँ से समझा दूं, फिर अपन इससे आगे चलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बोला, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल आपके पास लिखा है। अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो तो देखने में आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया कि देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आता है। यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब है, देखने में ठीक लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटेंस में वर्ब कितना दिखाई दे रहा है? केवल एक फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन लगाने के लिए सेंटेंस में कम से कम कितनी वर्ब होनी चाहिए? दो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तभी हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी सेंटेंस को अगर चेंज कर देता हूं, इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर हैज क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स। क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स, ये आपके पास में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास हु नाम का रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, इसके बाद में यहाँ वर्ब दिया हुआ है और आगे एक हैज नाम का वर्ब और दे रखा है। तो ये हैज नाम का जो वर्ब है वो भी बोलो किसके अनुसार आया है? इस मैन के अनुसार ही आया है। और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में कम से कम दो फाइनाइट वर्ब दे रखे हो। जैसे यहाँ पे दो फाइनाइट वर्ब हैं तो हम हु लगाने की बात कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। लेकिन पहले वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब केवल एक था तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए जब हमने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब के बारे में बात की तो मैंने केवल एक वर्ब नहीं लिखा है, यहाँ पे दो वर्ब लिखी हैं। तो याद रखना आगे आने वाली जो दोनों वर्ब हैं वो दोनों के दोनों वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज होंगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से बाद वाले वर्ब जो है वो वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार है। थोड़ा सा और ज्यादा डीप में जाकर अगर आप समझना चाहते हैं तो याद रखना, अगर सेंटेंस में दो वर्ब का यूज कर रहे हैं आप लोग, दो वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये होता है कि हम कंजक्शन से जोड़कर दो बार सब्जेक्ट लिखते हैं और दो बार वर्ब लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है तो ऐसे केस में हम लोगों को कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़कर दो वर्ब को लिख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दो वर्ब के बारे में बात की है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हु का प्रयोग तब करेंगे जब व्यक्ति मतलब कोई पर्सन दे रखा हो यहाँ वाला सब्जेक्ट, तो आप हु लगा देते हैं। वस्तु, जानवर या अनजान व्यक्ति होता है तो विच लगा देते हैं। व्यक्ति प्लस वस्तु दोनों आ जाएं तो फिर हम दैट लगा देंगे। इसके अलावा ऑल, फ्यू, लिटिल, ओनली, एवरीथिंग, सुपरलेटिव जो डिग्रीज होती है उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। इस वाले सेंटेंस में हमें हु लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब कितना था? एक था, तो हमने हु नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे दो वर्ब आ गई और दो वर्ब आती है तभी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और वो भी दोनों फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब चलते हैं अपन इससे आगे। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। सेंटेंस में अगर दो वर्ब यूज हो जाती है तो वर्ब किसके अनुसार यूज होती है ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा हु कब यूज होगा, विच कब यूज होगा, दैट कब यूज होगा, ये हम बात कर चुके हैं। अब चलते हैं अपन इससे आगे। इससे आगे हम बात कर रहे हैं कि हु, विच और दैट का प्रयोग कब करते हैं। देखिएगा, पहला सेंटेंस आपके पास दे रखा है द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। तो आपको पता चल रहा है कि यार आगे यहाँ पे जो वर्ब दे रखा है ये वर्ब किसके अनुसार यूज होने वाला है? द मैन के अनुसार यूज होने वाला है। देख पा रहे हो क्या? यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। यहाँ पे कैन नॉट एक वर्ब है और आर आपके पास दूसरा वर्ब है, नतीजा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। वर्ब आपका मैन के अनुसार ही लगने वाला है। मैन चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। आर के स्थान पे हम क्या लगा देंगे? इश लगा। ये आपके पास में पहला सेंटेंस दे रखा है। अब यहीं से अगर आप एक छोटी सी बात को रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित अगर और जानना चाहते हैं, इस रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित जो अभी हम बात करके हैं, इतनी बातें जो हम करके आए हैं कि हु कब लगता है, विच कब लगता है, दैट कब लगता है, इससे संबंधित अगर एक बात को और ऐड कर दें हम लोग यहां से आगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए? इट से हो जाए।
इट चूंकि सिंगुलर प्रोनाउन होता है इसलिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके बाद में यहां पर जो है वो आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना है। ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और यहां से ध्यान देना है कि आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना होता है। देखिए इस पूरी कहानी को हम समझेंगे कि ऐसा इंग्लिश में क्यों होता है। हम कह रहे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत इट से हो जाए, बाद में दिया गया वर्ब सिंगुलर वर्ब हो, इसके बाद में आपके पास में सब्जेक्ट आ जाता है। यहां पर आपके पास में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, हु, विच और दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो याद रखना इसके बाद में जो वर्ब आएगा, ये जो वर्ब यूज होगा, ये वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। ये तो वही बात है जो इससे पहले हम बात करके आए थे। यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन और उससे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब को देखा। पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पे ये जो इट नाम का शब्द है, ये जो इट नाम का वर्ड आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जब इट के साथ में कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो ऐसे केस में इट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट जो है, ये जो इट नाम का शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है बताओ? इस वाले सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। इट कोई खुद सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। और यही कारण है कि हम यहां पे कौन सा केस लिखते हैं? सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखते हैं। सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, अगर इनके बारे में मैं बात करूं, आपको अगर नहीं पता है तो यहां पर आ जाइए। आपको बता दें कि ये एक सब्जेक्टिव केस होता है और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। ई का जो है वो हिम हो जाएगा, सी का जो है वो हर हो जाएगा, इट का जो है वो इट हो जाएगा, दे का जो है वो देम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। वन का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जब इट के साथ में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपको देखने को मिल जाता है तो ऐसे केस में इट नाम का शब्द जो होता है वो खुद सब्जेक्ट नहीं होता। इट अपने सब्जेक्ट को दर्शाने का काम करता है। जैसे आप बोलते हैं कि उस आदमी ने ऐसा किया, तो ये जो उस नाम का शब्द आपने लगाया है ये उस शब्द को, उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते हो, सिर्फ कौन सा केस लिखोगे? सब्जेक्टिव केस लिखोगे। सब्जेक्टिव कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर हम किसी के नाम के बारे में बात करें, जैसे मान लो राम दे दिया, तो राम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्या होते हैं बताओ? सेम होते हैं, इनका अलग अलग नहीं होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर एक और बात है जो आपको याद रखना है कि अगर इट के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिल जाए तो यहां से समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा। ये सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला वर्ब जो है वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज हो। दूसरी चीज, यहीं से हम दूसरी बात कर रहे हैं इसी को लेकर कि अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो जाए और देयर के साथ में वर्ब आ जाए, यहां पे कोई सब्जेक्ट आ जाता है और यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, वो विच और दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको देखने को मिल जाता है तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होगा, ये वर्ब तो हम बात कर ही चुके हैं पहले ही कि ये वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होने वाली है। पर अगर देर से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो एक चीज और ध्यान रखना है कि ये वाला वर्ब जो है, ये वाला वर्ब भी इसी वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज हो। इसके पीछे का कारण है कि ये देर नाम का शब्द जो होता है ये क्या होता है? आपके पास एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो देर जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो देर के बाद वाला वर्ब कैसा होगा ये डिसाइड ये वाला सब्जेक्ट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में कौन सा वर्ब आएगा? ये वर्ब तो इसके अनुसार ही आएगा। लेकिन अगर देर से शुरू हो जाए तो ये वाला वर्ब भी इसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। हमने दो बातें और ऐड कर दी है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कि अगर इट के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन आपको देखने को मिल जाए तो याद रखने वाली बात है कि इसके बाद में आने वाला केस सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। वर्ब तो एनीवेज इसी के अनुसार यूज होगा। और अगर देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है तो वो जो वर्ब है जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आ रहा है वो तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा ही होगा। ये देयर के बाद वाला वर्ब जो है ये वाला,
ये वर्ब भी इसी सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसके पीछे का कारण है कि देयर नाम का शब्द एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद में वर्ब आ जाए तो वर्ब हमेशा इसी सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित जो बात कर रहे थे उसमें दो चीजें और ऐड कर दी कि अगर इट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, और अगर देयर के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आपको क्या याद रखना है। ये दो बातें हमने और देख ली है। अब चलते हैं अपन इसके एग्जाम्पल के बारे में। पहले सेंटेंस में हम बात कर चुके हैं। हु नाम का शब्द आपके पास में रिलेटिव प्रोनाउन था। कैन नाम का शब्द मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे अगर देखते हैं तो यहां पे मैन दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और इसके बाद में आगे जो वर्ब, ये आर नाम का वर्ब दे रखा था जो हमने कहा था इसी के अनुसार यूज होगा। आर को हमने बदल के क्या बना दिया, इस बार सेंटेंस की शुरुआत इट इज से हो रही है। हमने कहा था इट के साथ में जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो यहां पर सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आई सब्जेक्टिव केस है, ये तो सही है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब आई के अनुसार आएगा। आई के लिए इज नहीं आता है, बोलो क्या आता है, एम आता है। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो वो कहता है कि मैं हूं जिसको ब्लेम किया गया है इस बैड सिचुएशन के लिए। आगे चलते हैं अपन। द मैन, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। इस बार आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, बोलो क्या है, प्लूरल है। और हमने क्या कहा था कि एम ए एन जो होता है वो तो सिंगुलर होता है, और एम ई एन जो होता है वो बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। इस बार आपका सब्जेक्ट बहुवचन दिखाई दे रहा, तो बताओ वर्ब भी कैसा होगा, बहुवचन होगा, इसी सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, आर आएगा। और हमने कहा था कि अगर सेंटेंस में दो वर्ब दे रखा है, देखो यहाँ पर भी एक वर्ब दे रखा है, तो ये वाला वर्ब जो है, ये वाला वर्ब भी इसी सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। मतलब यहाँ पे भी हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर आपके पास में वर्ब दे रखा है तो दोनों वर्ब एक ही सब्जेक्ट के अनुसार यूज होंगे। इस बार एम ई एन प्लूरल था तो हमने वर्ब दोनों को प्लूरल लिखा है। ये आपको यहां से याद रखना होता है। अब आपके मन में शायद एक सवाल हो सकता है कि आपने इज को आर बनाया और हैज को हैव बनाया, क्यों ना हम एम ई एन को एम ए एन बना दें। ये भी तो पॉसिबल था कि हम लोग एम ई एन जो कि प्लूरल है इसको हम एम ए एन बना देते, तब भी ये सेंटेंस सही हो जाता। तो बात है, हाँ बिल्कुल हो तो जाता सही, लेकिन याद रखना सेंटेंस में आप लोगों को सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना होता है, न कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट। इसका मतलब आप इस सब्जेक्ट को सही मानोगे और सब्जेक्ट को ध्यान में रखे वर्ब को चेंज करोगे। अगर इन दोनों भागों में चेंज होने के बावजूद ये सेंटेंस गलत होता तो फिर मैं बदल के एम ई एन लिख देता। आप चाहो तो इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदल के और लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर हैज क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर कितने पैटर्न रख सकता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। आप देखेंगे मैंने सेम सेंटेंस को दोबारा लिखा है, जो ऊपर लिखा है वो दिखाई दे रहा है। इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इस बार मैं क्या चेंज कर रहा हूं, मैंने यहां पर ये वाला भाग जो है वो पहले रखा है, ठीक है, और ये वाला भाग जो है मैंने दूसरे स्थान पे रखा है, ये तीसरा रखा है, और यहां पे जवाब में नो एरर दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये एम ई एन और एम ई एन को एक बार हटा देते हैं। आपको पता तो है ये सिंगुलर प्लूरल होता है। अगर ये सेंटेंस ऐसा ना होकर अगर ऐसा होता, अब बताओ क्या करते। अब आप कहोगे कि अगर हम इज को आर बना दें, क्योंकि देखो गलत तो है, एम ई एन प्लूरल है आपके पास में। अब आप कह दो इज को अगर हम आर बना दे तो हैज को भी तो हैव बनाना पड़ेगा। इज को अगर मैं आर बना दूं तो हैज को हैव बनाना पड़ेगा, और ऐसा करने में दो भागों में एरर हो जाएगी। हम चाहते हैं सेंटेंस के एक ही भाग में एरर होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई एग्जांपल दे रखा है जहां पे नो एरर एक ऑप्शन दे रखा है तो याद रखना अब हम लोग जो है एम ई एन जो आपको नाम को वर्ड दिखाई दे रहा है, अब इसको बदल के हम क्या बना देंगे, द मैन बना देंगे।
अगर यही सेम सेंटेंस इस तरीके से दिया गया होता, इसके जो पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए गए होते, तो हमारा जवाब जो है MEN को AN बनाएंगे। और अगर इस तरीके से सेंटेंस होता तो हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को ही चेंज करते हैं। तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आज आपने एक बात जानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जब वर्ब आती है तो आपको दो वर्ब देखने को मिलती है। दो वर्ब में कई बार एक वर्ब पहले दे दिया जाता है और एक वर्ब बाद में दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग अगर वापस यहां पर आकर देखोगे, इस वाले सेंटेंस को देखोगे तो इसमें तो वर्ब एक ही था, ये इज। आपको देखो यहां पर एक और वर्ब दे रखा है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जड़ के जब भी सेंटेंस लिखा गया होगा तो दो वर्ब होगी, या तो दोनों बाद में दे रखी होंगी या एक पहले और एक कम से कम बाद में दे रखी होगी। और वर्ब आपको दो देखने को मिलेगी, क्योंकि बिना दो वर्ब्स के रिलेटिव प्रोनाउन बना ही नहीं सकते हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन लगा ही नहीं सकते। तो मैंने एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बदलने का तरीका बताया कि अगर ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया गया होता तो हम MEN को AN बनाते, और अगर यही सेंटेंस ऐसा होता तो हम इज को आर और हैज को हैव बनाते। इस दूसरे वाले सेंटेंस में अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमने चेंज क्या किया, तो हमने ये वाला भाग जो है वो पहले पार्ट में रखा है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। अगर मैं इज को आर बनाता तो हैज को भी हैव बनाना पड़ता। ऐसा करता तो मैं पहले और थर्ड दो पार्ट में एरर हो जाती, दो भागों में गलती हो नहीं सकती। इसलिए मजबूरन हमने पहले वाले भाग में आकर चेंज किया है, EN को बदल के AN बना दिया है। और अगर ऐसे सेंटेंस दिया गया होता कि हम वर्ब में चेंज कर पाते तो हमारी पहली प्राथमिकता होती कि हम सब्जेक्ट को सही मानते और वर्ब को चेंज करते। ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। द फर्म्स विच डज नॉट पे रेगुलर टैक्सेस विल बी बैंड। तो विल तो आपको पता है मॉडल वर्ब है, इस वर्ब को तो सब्जेक्ट से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। विच आपके पास में रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, दो वर्ब दे रखे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, ये बात निश्चित है। तो ये वर्ब तो अपनी जगह सही है, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आपको जो फर्म्स है जो कि आपका प्लूरल नाउन है, इसके अनुसार वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल। डज को बदल के हम क्या बना देंगे, डू बना। डज को बदल के क्या बना देंगे, डू बना देंगे। ये आपके पास में अगले सेंटेंस का जवाब है। नेक्स्ट में चलते हैं। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर द मिसकंडक्ट। सेम कहानी है, रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, पहले आई दे रखा है, यहाँ पे इज दे रखा है, आई के अनुसार वर्ब यूज होगा, इसको बदल के हम क्या बना देंगे, एम। ये आपके पास में अगला सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इट इज हिम हु हैज। वैसे अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब की बात करता हूं तो सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, लेकिन इस बार सेंटेंस की शुरुआत इट से हो रही है। और हमने कहा था कि इट से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए और उसके साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाए तो इट ऐसे केस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जब यूज होता है तो वर्ब हमेशा, जो यहाँ पर आने वाला भाग जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। हिम को बदल के हम क्या बना देंगे, ही बना देंगे। ये आपके पास में अगला सेंटेंस है। अनप्रेसिडेंटेड नाम का शब्द जो है वो आपके पास में एडजेक्टिव है, क्योंकि पेस आपके पास में नाउन होता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब शानदार या अद्भुत, जैसा पहले कभी नहीं हुआ, उसको अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। देयर इज मैनी स्टूडेंट्स हु हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। इस बार सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही है, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। ये मैनी स्टूडेंट्स मेरे पास सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला सब्जेक्ट वर्ब जो है वो वर्ब इसी सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, ये तो सही है। लेकिन हमने कहा था कि देयर से शुरू हो जाए तो ये वाला वर्ब भी इसी सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। मतलब यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। आप चाहो तो यहां से एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हो कि अगर देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है और साथ में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाता है तो दोनों वर्ब, जो देयर के बाद वाला वर्ब है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब है, दोनों वर्ब जो है, दोनों वर्ब के लिए सब्जेक्ट सेम रहने वाला है। या तो दोनों ही वर्ब सिंगुलर होंगे या दोनों ही वर्ब प्लूरल। अब आपके पास में अगला सेंटेंस दे रखा, द मैन एंड द डॉग विच इज कमिंग हियर आर माई वेल नोन। अगर आप थोड़े से समझदार हो तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पे आर प्लूरल है। जबकि हमने कहा था कि वर्ब जो होती है वो हमेशा दोनों वर्ब जो है
वो दोनों वर्ब सेम होंगे, या तो दोनों वर्ब सिंगुलर होंगे या दोनों के दोनों वर्ब प्लूरल होंगे। अब बताइए यहाँ पे द मैन एंड द डॉग, अगर मेरे पास सिर्फ मैन होता तो मैं हु लिखता, सिर्फ मेरे पास डॉग होता तो मैं विच लिखता। इस बार मैन भी है और डॉग भी है, दोनों है। तो हमने जब शुरुआत की थी तब बात किया था कि व्यक्ति प्लस वस्तु या जानवर दोनों दे दिए जाए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, तो ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो बोलो कौन सा आएगा, दैट आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हमने किसके लिए किया है बताओ, मैन के लिए किया है, डॉग के लिए किया है, या दोनों के लिए किया है? तो आप कहोगे दोनों के लिए। अगर रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के लिए यूज हुआ है तो वर्ब भी दोनों के लिए यूज होगा। यहाँ पे दैट आर आ जाएगा, ये आपका आंसर। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दे रखा है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित थे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।